ये क्लास 10th के मैथ का क्रैश कोर्स। इसमें पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। चार ऑप्शन है, 4, 3, 2 या 1। तो त्रिघात बहुपद तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? 3। जितने घात की बहुपद होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। अगर एक घात बहुपद होगी तो उसका एक शून्यक होगा, दो घात बहुपद होगी तो उसके दो शून्य, तीन घात बहुपद के 3, चार घात के 4, यानी जितनी घात बहुपद होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक, यानी बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही होगा? 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किस तरह करने हैं? 140, इसमें लास्ट की संख्या देखना पहले क्या है? 0। जीरो क्या होती है? सम संख्या। अगर ये सम है तो 2 से कट जाएगा, और जो संख्या सम नहीं होगी वो 2 से नहीं कटेगी। ये सम है तो 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, जीरो ऐसे ही, फिर लास्ट में जीरो आया, ये 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, एक बचा 10, 2 पंजे 10, फिर ये 5 आया लास्ट में, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। क्या? 2 आया 2 बार, तो अब इसमें 2 देखो 2 बार कहाँ कहाँ आया है। ये आया है 2 इसमें 2 बार, और इसमें। इसके अलावा एक बार 5 आया है और एक बार 7, पर ये नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि 7 2 बार इसमें आया नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, 140 को जो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा गया है, तो ये कटने को तो और भी संख्याओं से कट सकता है। ये 4 से भी कट जाएगा। 4 तिया 12, 14 में से 12 कटा, 2 बचा, 2 और 0 20, फिर 4 पंजे 20, फिर ये 5 सत्ते 35, 7 एकम। पर ये गलत है। पहली चीज तो ये आंसर में नहीं मिलेगा, और अगर सपोज करो ये आंसर में दे भी रखा हो तो टीचर का मन है, हो सकता है वो गलत आंसर भी यहाँ पे लिख दे, तो आप इसको टिक कर दोगे। पर ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य मतलब जिस गुणनखंड, जो गुणनखंड किसी से ना कटे। ये 2 5 7 ये खुद की संख्या के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे। पर ये 4 जो है ये 2 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं हुआ। अभाज्य वो होगा जो खुद के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक, तो ये इसके 2 नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें भाज्य कौमा भाजक कौमा भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो इसके ये 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या संबंध होगा? तो देखो ये तीसरा वाला जो है ये होता है फॉर्मूला इसका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पर यहाँ दिखने में चारों ही एक जैसे लग रहे हैं। हो सकता है कि पेपर में किसी कारणवश आप इसको भूल जाओ, तब कैसे याद करना है? तब आप क्या करना कि एक कोई भी संख्या ले लेना। जैसे मैं मान लो 5/3 ले लेता हूँ। अब इतना आपको पता है कि ये भाज्य, यानी जिसको भाग किया जाता है वो भाज्य है। बस एक संख्या तो आपको याद रखनी है। अब इसको भाग करो 5 को 3 से, क्योंकि बटे वाली संख्या से भाग करते हैं। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, बटे में कितना बचा? 2। तो अब इससे आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर संख्या है भी नहीं जो उतारे। तो अब ये देखो, भाज्य तो हमेशा यही रहेगा। ठीक, क्योंकि इससे बड़ी संख्या तो ना भागफल में आएगी ना शेषफल में आएगी, और ना ही भाग जो भाज्य करने वाला भाजक होगा, ना वो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या होगी तो फिर आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो वैसा तो कुछ कंडीशन यहाँ पे है नहीं। तो अब करना क्या, इसको भाग करने के बाद ये जो बड़ी संख्या है इसको लिखना है इधर। अब देखो, यही सबसे छोटी संख्या लेना, जितनी बड़ी संख्या लोगे उतना ही कठिन होगा। छोटे से छोटा लेना जिसमें कोशिश करना कि एक ही बार भाग जाए, ज्यादा बार ना जाना पड़े। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5, जो कि हमें लाना है इधर भी। ठीक, तो इनकी इनकी गुणा कर दे, सॉरी इसकी, और ये वाला इसमें जोड़ दें हम, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अब ये तो था भाज्य और ये था भाजक जिससे भाग कर रहे थे। ये भागफल था, ये चीजें तो पता होंगी होंगी। ये भागफल और बटे में शेषफल, तो ये क्या बना? भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल। तो अब ऐसे करके कंडीशन यहाँ पे देख लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे देख रहे हैं इसका भी। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें कह रहे हैं रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और -3x - 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0
के युग्म का हल होगा, इन चारों में से कौन सा हल होगा। क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को पहले हल करेंगे और हल करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। पहली समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मान लेना एक समीकरण। दूसरी 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मान लेना समीकरण 2। अब हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। करने को तो कई विधियां हैं इसकी, विलोपन भी है, प्रतिस्थापन भी है, भजगुणन विधि भी है, पर विलोपन ही आसान है तो विलोपन से ही करेंगे। पर विलोपन विधि से हल करने के लिए होना क्या चाहिए, या तो x के गुणांक बराबर हो, जैसे x के साथ 3 है, यहाँ भी x के साथ कोई नंबर होगा, कुछ नहीं है तो 1, या तो यहाँ दोनों 3 3 हो, जो भी नंबर हो बराबर होना चाहिए, या फिर y के नंबर बराबर हो, पर दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ नहीं है, तो 3 यहाँ पे आ जाए तो ये बराबर हो जाएंगे। तो 3 लाने के लिए हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, पर केवल इसमें नहीं, पूरी समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी। केवल एक में नहीं कर सकते, पूरे में करेंगे। तो समीकरण 1 गुणा 3, यानी समीकरण 1 में तो 3 से गुणा कर रहे हैं, वह समीकरण 2 इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, और दोनों को क्या कर देंगे, हल करने पर। कैसे करेंगे देखो, इसमें 3 के गुणा करेंगे तो 3x, 3 के गुणा इधर 3 दूनी 6y, 3 के गुणा इसमें 3 पंजे 15 बराबर 0। समीकरण 2 इसको ऐसे लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना। माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इनको हल करेंगे तो ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x क्या हो गया, कट गया। ये प्लस का 6y माइनस का 6y ये क्या हो गया, कट गया। अब ये नंबर बचे, इनको जोड़ लो, पर इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी होती है x और y की, पर x और y दोनों ही इस सवालों में कट गए। होता क्या है, एक कटता है एक रहता है, उससे वैल्यू निकाल के फिर हम वापस समीकरणों में रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, पर यहाँ दोनों ही वेरिएबल कट गए। जब दोनों कट गए तो मान यहाँ किसी का भी नहीं निकल सकता, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो पर इसमें कोई हल नहीं है ऐसा तो दिया नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैसे अगर इसका हल यहाँ पे अगर ऑप्शन में दे रखा होता कि कोई समीकरण का कोई हल नहीं है या फिर कोई हल नहीं है, तो उसी आंसर को टिक करते, पर चूंकि वो आंसर इसमें है नहीं, तो हम चौथा वाला टिक करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 में देखो, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का शारवंतर होगा। तो इसमें हमें समीकरण का शारवंतर बताना है कि इन चारों में से इसका शारवंतर क्या है। तो समांतर श्रेणी के शारवंतर को आप जानते हो, शारवंतर को लिखते हैं डी से, ठीक। क्या होगा शारवंतर, डी। उसको कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, किसी से भी, इससे ये घटाओ, इससे ये घटाओ, इससे ये घटाओ, बराबर ही आएगा। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो फिर ये समांतर श्रेणी होगी भी नहीं। अब चूंकि सवाल में बताया गया समांतर श्रेणी, तो कोई भी पद घटा दो, ठीक। मैं शुरुआत से ही घटा रहा हूँ, वैसे तो मैं 7 में से 3 भी घटा के बता सकता हूँ, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, पर यहाँ माइनस है तो थोड़ी माइनस की भी कंफ्यूजन क्लियर होगी। यहाँ से करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, यानी -1 में से ये घटाएंगे, ठीक। ये घटाएंगे तो ये क्या है, माइनस का 5 माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस का 1 ऐसे ही, और ये माइनस माइनस प्लस 5, माइनस का 1 प्लस का 5, तो प्लस माइनस घटेगा। 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 1 घटाया तो जिसमें से घटाया जाता है, यानी जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, ये प्लस का बचेगा 5, सॉरी 4, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। और